नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एन के सूद साहब, फॉर्मर रॉ ऑफिसर, जिनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। लगभग 40 साल सूद साहब ने रॉ में नौकरी की है। विदेशों में भी रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में भी रहे हैं। सूद साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार पांडे जी। सूद साहब, एक चर्चा चल रही थी कि इस बार अजीत डोवाल को थर्ड टर्म एज ए एनएसए मिलेगा या नहीं। हमने भी एक वीडियो इस पर बनाया था और उस वक्त चर्चा की थी और आपने कहा था कि पहली पसंद अजीत डोवाल है नरेंद्र मोदी की। अधिकारी तो और भी हैं और भी कुशल अधिकारी हैं, लेकिन जो काम अजीत डोवाल कर सकते हैं वो कम ही लोग कर पाते हैं। तो डोवाल साहब को थर्ड टर्म मिल गया और प्रधानमंत्री मोदी ने उनको थर्ड टर्म दिया और उन्होंने कामकाज भी शुरू कर दिया है 10 जून से, ऐसी जानकारी मुझे है। तो सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि अजीत डोवाल के अंदर क्या ऐसी खासियत है कि वो पहली पसंद बन गए प्रधानमंत्री मोदी की, उनके पहले कार्यकाल में भी, दूसरे कार्यकाल में भी और तीसरे कार्यकाल में। देखिए, पीएम मोदी जब पावर में आए तो उनको एक एनएसए की जरूरत थी, क्योंकि देखा जाए तो पीएम मोदी का कोई सेंटर का एक्सपीरियंस नहीं था, कोई कहीं मिनिस्टर भी नहीं रहे यहाँ पे, और पीएम मोदी को जानना था कि कोई उनको कैसे ब्रीफ कर सकता है सिक्योरिटी के इश्यूज पे और फॉरेन रिलेशंस के अंदर। तो कुछ लोग उनकी नज़र में थे और अजीत डोवाल शुरू से एक्टिव रहे। अजीत डोवाल जब रिटायर हुए थे तो ये आईबी के डायरेक्टर थे और उससे पहले ये लंदन भी रहे। मैं भी लंदन में था, लेकिन ये मेरे से साथ नहीं थे, उससे पहले थे। तो मैंने इनका बहुत देखा था काम, बहुत सुना था इनके बारे में कि किस तरीके से ऑफेंसिव काम करते हैं और किस तरीके से इंडिया के लिए बड़े एक काम के आदमी है और किस तरीके से इनकी कमिटमेंट है, फ्रंट फुट पे खेलते हैं। एक्चुअली अजीत डोवाल की कुछ क्वालिफिकेशंस हैं कि ये आईबी के ऐसे ऑफिसर हैं जो 2 फॉरेन कंट्रीज में रहे। नॉर्मली रॉ के ऑफिसर रहते हैं, लेकिन आईबी की तरफ से पाकिस्तान में भी रहे और लंदन में भी रहे, और इसकी वजह से इनको पूरी नॉलेज थी पाकिस्तान की और इवन वर्ल्ड अफेयर्स की। पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म भी होता है। तो अजीत डोवाल ने एक पहला काम किया था आईबी के डायरेक्टर का पद छोड़ने के बाद। 2005 में इन्होंने दाऊद इब्राहिम को मारने की कोशिश की। 2 आदमी को चुना, उनके पासपोर्ट तैयार कर लिए, उनके टिकट्स बुक कर दी, होटल बुक कर दिया, क्योंकि दाऊद को दुबई जाना था। उनकी बेटी की शादी थी जावेद मियादाद के बेटे से, और इनको पता था कि वो जरूर वहां जाएंगे और उनको मारने की कोशिश की। अजीत डोवाल ने पूरा ऑपरेशन तैयार कर लिया और 2 जो लोगों को भेजना था उनको ब्रीफ कर रहे थे चलती गाड़ी में, लेकिन बीच में कुछ महाराष्ट्र की पुलिस के लोग आ गए। एक लेडी आईपीएस ऑफिसर थी, अपनी टीम के साथ आ गई और उनको छुड़ा करके ले गई। डोवाल साहब ने कहा कि मैं एक्स आईबी का ऑफिसर हूँ, आईपीएस हूँ, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। लेकिन रीजन ये था कि ये सारी खबर कुछ आईबी के सीनियर लोगों ने दे दी शरद पवार को, और शरद पवार ने ये आईपीएस ऑफिसर को भेजा इंटरसेप्ट करने के लिए, क्योंकि शरद पवार ये नहीं चाहते थे कि दाऊद इब्राहिम को मारा जाए, और इनका ऑपरेशन एक हिसाब से फेल हो गया। उस लेडी ने किताब भी लिखी है पीछे, उसने कहा था मुझे इन्होंने धमकी दी थी कि तुम्हें देख लूंगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर लोग अपने घर बैठ जाते हैं, लेकिन अजीत डोवाल साहब अपने घर नहीं बैठे। इन्होंने एक विवेकानंद फाउंडेशन स्टार्ट की, चाणक्यपुरी में उसका ऑफिस था, और वहां पे ये बहुत प्रोग्राम किया करते थे फॉरेन रिलेशंस के ऊपर, किसी और टॉपिक्स के ऊपर। तो ये हमेशा एक्टिव रहे और ये इनकी बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं भी इनकी वहाँ पे ऑफिस में जाया करता था कहीं, क्योंकि एक मेरे बॉस से सीडी साहब जो रॉ के चीफ भी थे, वो भी वहाँ पे होते थे। तो उन्होंने मुझे 1-2 बार ऑफर भी किया कि आप इसको ज्वाइन करिए। मैंने इस बात को सोचा कि क्या पता नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या काम हो रहा है, क्या अचीवमेंट होगी, तो मैंने इसको सीरियसली लिया नहीं। और मुझे लगता है कि अगर मैं ज्वाइन करता तो मैं भी बहुत सी बातें सीख पाता। तो उसके बाद जब यहाँ पे गवर्नमेंट बनी नरेंद्र मोदी की, तो वो थोड़े से कॉशियस थे, क्योंकि वो ऐसा आदमी नहीं चाहते थे कि जिस आदमी को चुने उनकी पीठ पे छुरा घोंप दे, जैसे ब्रजेश मिश्रा ने किया था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। तो उन्होंने इनसे बात की, इनकी क्लोजनेस थी उस टाइम पे अडवाणी साहब के साथ, कुछ आरएसएस की भी इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये फंड कहाँ से कलेक्ट करते थे, जैसे मेरे बॉस ने कहा मुझे नहीं पता फंड कहाँ से कलेक्शन करते हैं, इसको रन करने के लिए बिल्डिंग भी ले रखी थी। तो नरेंद्र मोदी ने इससे बहुत सी बातें की, बहुत सी जानकारी ली,
और उसके बाद इन्होंने इनको अपॉइंट कर दिया एनएसए, और अजीत डोवाल ने एनएसए बनते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी की जितनी भी फॉरेन की विजिट थी उसके अंदर अजीत डोवाल की इन्वॉल्वमेंट थी, और अजीत डोवाल हर एक इशू पे पीएम मोदी को ब्रीफ किया करते थे, और पीएम मोदी के सबसे क्लोज थे अजीत डोवाल। इनको बहुत सी अचीवमेंट दी पीएम मोदी को अजीत डोवाल की गाइडेंस की वजह से, क्योंकि पीएम मोदी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था सेंटर के अंदर। और देखिए आप, जब पहले टेन्योर के अंदर पीएम मोदी 100 विजिट की उन्होंने फॉरेन कंट्रीज की, और ज्यादातर विजिट में अजीत डोवाल उनके साथ थे। फिर 2015 के अंदर पीएम मोदी गए बांग्लादेश में, जून 7 को गए थे, और अजीत डोवाल भी उनके साथ गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन या एक दिन पहले हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक मिलिटेंट अटैक हो गया हमारी आर्मी के ऊपर, और 20 हमारे आर्मी के लोग मारे गए। इंसिडेंट थी मणिपुर की। तो ये जैसे ही वहां पहुंचे बांग्लादेश में, तो पीएम मोदी तो वहां ठहर गए, लेकिन अजीत डोवाल वापस आ गए, क्योंकि इनको एक सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी म्यांमार के अंदर। अच्छा, ये जो पिक्चर है, ये कश्मीर गए थे एक बार, वहां पे लोगों से मिल रहे थे। देखिए कैसे ओपनली बात करते हैं अजीत डोवाल, किसी से घबराते नहीं है। अच्छा, तो वहां पे जब अजीत डोवाल 6 तारीख को गए और 7 को वापस आ गए, क्योंकि इनको एक सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी म्यांमार के अंदर, और इन्होंने पूरी डिस्कशन की आर्मी के साथ, और इन्होंने कहा जी हम 8 तारीख को पीएम मोदी आएंगे। पीएम मोदी से बातचीत की 8 को, और उसके बाद उनकी अप्रूवल ली। उसके बाद म्यांमार के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, और वहां पे 40 मिलिटेंट को ढेर कर दिया। एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन किया था म्यांमार के अंदर। तो ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। और जो 2 सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर भी अजीत डोवाल की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। नेचुरली बात है, इन्होंने बाकी एजेंसीज को भी इन्वॉल्व किया, रॉ को भी इन्वॉल्व किया, आईबी को भी इन्वॉल्व किया, और दूसरी एजेंसीज को भी इन्वॉल्व किया, जैसे आर्मी वगैरह में। देखिए ये लोगों से कैसे मिलते हैं, फ्रंट फुट पे, जैसे मैंने कहा, खेलते हैं अजीत डोवाल। तो अजीत डोवाल की बहुत सी अचीवमेंट है, और बहुत सा इन्होंने काम किया। और अगर आप पीएम मोदी को पूरी नॉलेज है सब्जेक्ट की, तो उसके अंदर अजीत डोवाल का मेन रोल है, और अजीत डोवाल हमेशा एक असर बने रहे पीएम मोदी के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। जी एक और मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा। जी बताइए। 2015 में G20 की समिट हुई थी टर्की में, और पीएम मोदी उस टाइम पे सबसे ज्यादा टारगेटेड आदमी थे छोटे टेन्योर के अंदर ही। तो वहां पे अजीत डोवाल ने इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया। नेचुरली बात है, जब पीएम जाते हैं तो उनके साथ अपने इंटेलिजेंस की टीम भी होती है, सिक्योरिटी की टीम होती है। तो वहां पे इनको 3 टायर की सिक्योरिटी दी गई। एक अपने एनएसजी के कमांडोज, एसपीजी के कमांडोज जो इनके साथ थे, और साथ में अजीत डोवाल ने अरेंजमेंट किया मोसाद से, इजराइल के मोसाद से, और MI6 जो ब्रिटेन की है। तो इनको ट्रिपल सिक्योरिटी दी गई। लोकल गवर्नमेंट तो सिक्योरिटी देती है, वो अलग इशू है। और साथ में वहां पे 2 प्लेन्स खड़े थे एयरपोर्ट पे, कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है और एक प्लेन डैमेज हो जाता तो दूसरा स्टैंड बाई प्लेन हो। और पीएम मोदी को अच्छे तरीके से सेव करके इंडिया बचा के ले आए। बहुत सी और बातें करेंगे, जैसे IC-814 की हाईजैकिंग, वहां पे इनका क्या रोल था। हाँ, वो भी है एक मामला। जी, वो भी एक मामला। सर, एक आप सिक्किम का मर्जर का बता रहे थे, सिक्किम मर्जर भी इन्होंने कराया, इसके बारे में क्या, थोड़ा बताइए। देखिए, सिक्किम के मर्जर में इनका कोई रोल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सिक्किम के मर्जर में अजीत डोवाल साहब इन्वॉल्व थे। एक्चुअली क्या है, सिक्किम का मर्जर हुआ था 1974 में, और ये पूरा रॉक ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन को लीड किया था मिस्टर GVS सिद्धू, जो रॉ के उस टाइम पे ऑफिसर थे, IPS ऑफिसर थे, और स्वरण सिंह थे उस टाइम पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, उनके दामाद थे। और अजीत डोवाल तो उन्होंने बड़े पीसफुली मर्जर करा दिया सिक्किम का। लेकिन अजीत डोवाल सिक्किम में पहुंचे थे 1978 में, मर्जर के 4 साल के बाद। तो जो सिक्किम का ऑपरेशन था, उसका जो मर्जर कराया था, वो कराया था GVS सिद्धू ने। अजीत डोवाल का उसके अंदर कोई रोल नहीं था। और जब तक अजीत डोवाल पहुंचे तो सारा का सारा काम हो चुका था। इन्होंने एक वहां पे पूरा सिस्टम करा लिया, अप्रूवल ले ली वहां के लोगों से, वहां पे वोटिंग करा करके, और 99% लोगों ने अप्रूवल दे दी थी कि सिक्किम का मर्जर इंडिया के साथ वैलिड है, और इसीलिए कोई फॉरेन की कंट्री इसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती। ये इनकी वही, जैसे इनका वहां का विजिट थे, कश्मीर के अंदर गए थे। तो ये ऐसे ऑफिसर हैं जो फ्रंट फुट पे खेलते हैं। पाकिस्तान में बड़ा ऑफेंसिव काम किया था इन्होंने। लंदन के अंदर भी इनका बड़ा ऑफेंसिव काम था। उस टाइम पे सिख मिलिटेंसी चल रही थी लंदन के अंदर। तो इसके अलावा सर, जो आप बता रहे थे ना कि जब ये इजराइल गए प्रधानमंत्री, उनके लिए इन्होंने विशेष तरह से मतलब मदद की। जब आप बता रहे थे कि जॉर्डन के किंग ने अपना हेलीकॉप्टर दिया,
वो भी तो एक देखिए ऐसा था कि इनके एक स्पेशल विजिट हुई पीएम मोदी की। देखिए पीएम मोदी आने के जितने भी हमारे लीडर्स थे, जितने प्राइम मिनिस्टर थे, कोई विजिट नहीं करता था इज़राइल या पैलेस्टाइन, या कोई गल्फ पे विजिट नहीं होती थी उनकी, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट थे इंडिया के लिए। अजीत हाँ, डोवाल ने एक आईबी के ऑफिसर थे मिस्टर इब्राहिम, एक मुस्लिम थे जो वहाँ के चीफ थे, आईबी के डायरेक्टर थे। उनको रिटायरमेंट के बाद उन्हें यूज किया और गल्फ कंट्रीज में भेजा एज पीएम मोदी रिप्रेजेंटेटिव, और वहां पे जाकर के उन्होंने पूरी डिस्कशन की। सऊदी गए, यूएई गए, इजिप्ट गए, बाकी कंट्रीज पे गए, और उसके बाद पीएम मोदी ने उनसे ब्रीफ लेकर के इन कंट्रीज में विजिट करना शुरू किया। यानी कि ग्राउंड जो प्रिपेयर किया वो अजीत डोवाल ने किया थ्रू मिस्टर इब्राहिम। और देखिए एक इनकी विजिट थी जॉर्डन, पैलेस्टाइन की। पैलेस्टाइन की जब विजिट हुई तो वहां पे पीएम मोदी गए क्योंकि वो सोलो विजिट करना चाहते थे, इसराइल को जी, इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। तो वो जी। जॉर्डन गए। जॉर्डन में जाके उनके किंग से मिले। हुँ, 6 घंटे उनकी मीटिंग थी, 6 घंटे तक वहां ठहरे, उनके पीएम से मिले, उनके किंग जी, से मिले। और उसके बाद जॉर्डेनियन गवर्नमेंट ने अपना हेलीकॉप्टर दिया पीएम मोदी को जाने के लिए रमल्ला। हाँ। और पीएम जी, मोदी जी, का जब हेलीकॉप्टर जा रहा था तो 2 इजरायली एयरक्राफ्ट उनको फॉलो कर रहे थे, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। तो जी। उसके बाद ये पैलेस्टाइन विजिट किए। और देखिए इनकी 2 विजिट हुई, एक तो पैलेस्टाइन की, एक हुई थी इसराइल की, सेपरेट विजिट थी। जब हुँ, इसराइल गए तो हुँ, जो यूएई के जो हुँ। पैलेस्टाइन के हाँ, प्रेसिडेंट हैं, या वो हाँ। इंडिया विजिट किए। और जब ये हाँ, पैलेस्टाइन गए तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट किए। तो इन्होंने बड़ा बैलेंस रखा, और उसी तरीके से गल्फ के अंदर भी बैलेंस रखा। तो सारा का हुँ, सारा जो रोल था पीएम मोदी को ब्रीफ करने का, वो डोवाल का था। और जी, इनकी वजह से पीएम मोदी की विजिट सक्सेस हुई। देखिए हुँ, बड़े नॉर्मल से आदमी लगते हैं, लेकिन बहुत जी, शार्प और बहुत मेहनत करते हैं ये। जी, जी। मुझे नहीं लगता कि बहुत ये ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट इसलिए है कि एक देखिए रिस्क लेते हैं, फ्रंट फुट पर रहते हैं और जी, डरते नहीं है किसी चीज से। जैसे आदमी जी, सोचता है कि मैं ये करूंगा तो यहाँ गलती हो जाएगी। इन्हीं की हुँ, वजह से 2 सर्जिकल स्ट्राइक की इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ, हुँ, बालाकोट, और हुँ, जो उससे पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो ये सारे के सारे काम अजीत डोवाल की अचीवमेंट है। और अगर अजीत डोवाल पीएम मोदी के साथ थे तो पीएम मोदी को बहुत सक्सेस मिला इनकी वजह से। और पीएम हुँ, मोदी बहुत सी अचीवमेंट तो कर गए, और उसके बाद पीएम मोदी भी एक्सपर्ट हो गए, हुँ, क्योंकि हर एक आदमी पीएम मोदी सीखते तो बहुत जल्दी है। और अगर डोवाल साहब उनको ब्रीफ करते थे तो पीएम मोदी उसको इम्प्लीमेंट करते थे। ये नहीं आपने ब्रीफ कर दिया तो इम्प्लीमेंट करने वाला भी तो आदमी चाहिए ना। तो हुँ, 2 टेन्योर तो चले गए थे, लेकिन चिंता अब ये थी कि अगर डोवाल साहब नहीं रहेंगे तो कौन उनको रिप्लेसमेंट करेगा। जबकि हुँ, पीएम मोदी इस टाइम पे काफी कॉम्पिटेंट है और देख हर एक चीज को हैंडल करने के लिए। लेकिन अब साथ में एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी एस जयशंकर को भी पूरी जो ब्रीफिंग दी थी बहुत से इश्यूज पे, वो अजीत डोवाल ने दी थी। और जब इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया तो अजीत डोवाल नाराज हो गए थे कि जब मैंने जिस आदमी को सिखाया उसको तो आपने मिनिस्टर बना दिया, मेरे को आपने एक लोअर रैंक दिया हुआ है। तो इनको मिनिस्टर बना दिया, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया था इनको भी। तो अजीत डोवाल नेचुरल है का आदमी थोड़ा सा कॉशियस होता है एक चीज के ऊपर। तो अजीत एक डोवाल सवाल सर। एक, जी, हाँ, मैं एक सवाल ये पूछ रहा था आपसे। अजीत डोभाल साहब की नियुक्ति बहुत ही ऐसे समय में हुई है जब भारत में मतलब एक एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार यानी बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की जी। सरकार है। और इनकी नियुक्ति को लेकर ये हो रहा था कि पता नहीं एक्सटेंशन इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनको देखिए रीजन ये था एक्सटेंशन कि मिला और हाँ, उससे उससे पहले सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में भी इनको लेकर बड़ा चर्चा थी कि क्या इनको तीसरा कार्यकाल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी घबराया हुआ रहता है। उनके वहां जी। से अभी हाल ही में 4 अटैक हो गए जम्मू पर। 4 अटैक हो गए। एक तो तीर्थ यात्रियों की बस पर अटैक हुआ जिसमें 10 लोग मारे गए। डोवाल साहब इतने काबिल अफसर हैं। जो सर्जिकल स्ट्राइक भी आपने बताया इन्हीं के टाइम पर हुई थी बालाकोट की, और उन्होंने बहुत सारे इनपुट्स दिए थे। अब इनके आने के बाद लोग ये उम्मीद कर रहे हैं भारत के कि जो नुकसान पाकिस्तान ने अभी किया है तो उसका कुछ जवाब तो मिलेगा ना। तो सर्जिकल स्ट्राइक भारत करेगा फिर? डोवाल साहब देखिए कुछ ऐसा है करेंगे? कि देखिए डोवाल साहब अपने आप कुछ नहीं करेंगे। वो तो जब तक जी। गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं, कोई क्या कर सकता है। ऐसा है हम्म, कि पीएम मोदी ने उनको नॉमिनेट किया फॉर थर्ड टर्म के लिए, क्योंकि पीएम मोदी को पता था इनकी क्या काबिलियत है। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद डोवाल साहब थक गए होंगे, एज भी हो चुकी है। डोवाल साहब जैसे आदमी थकते नहीं है कभी। अब पीएम मोदी ने जब इसको अपॉइंट किया तो उसके बाद पीएम मोदी की एक मीटिंग हुई इनके साथ, और पीएम मोदी ने कहा कि अपना काम करो। तो डोवाल साहब को क्लियरेंस मिल चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ काम करने की। यहाँ पे 2 तरीके से काम होगा।
एक, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इंडिया को अटैक किया तब लिया जब पीएम मोदी ओथ ले रहे थे, और पाकिस्तान के आईएसए और उनकी आर्मी समझ रही थी कि अब ओथ ले रहे हैं तो इस टाइम तो कुछ इंडिया की तरफ से एक्शन नहीं होगा, और उनको लगा कि शायद पीएम मोदी कमजोर हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने एक्शन लिया। और तीसरा, उनको उम्मीद थी कि शायद डोवाल साहब ना आए, क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं या आईएसए के लोग हैं उनकी पेंटे गिली हो जाती हैं डोवाल साहब का नाम सुन के, मोदी का नाम सुन के। उनको लगा इंडिया कमजोर है। और इससे पहले जो 2 आर्मी पे अटैक हुए थे वो तब हुए थे जब इंडिया इलेक्शन की तैयारी कर रहा था, यहाँ पे इलेक्शन की काम चल रहा था, तो पाकिस्तान यहाँ तो बच गया। लेकिन क्या है कि अब पीएम मोदी ने इनको ऑर्डर कर दिया, डायरेक्शन दे दी है, और बाकी काम है डोवाल साहब का। तो यहाँ पे 2 तरीके से काम होंगे, एक तो बदला लिया जाएगा जो अटैक किए गए हैं, और दूसरा पाकिस्तान के ऊपर एक मेजर एक्शन होगा। इसकी बात करते हैं। देखिए मेन क्या है कि अब डोवाल साहब आ गए और अब इनका बदला कैसे लिया जाएगा। एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी पाकिस्तान के अंदर। आप देखिए होता क्या है कि जैसे हमने म्यांमार के अंदर अटैक किया था, तो उस टाइम पे लोगों ने कहा जी अटैक, उनका अटैक हुआ है तो इमीडिएटली रिप्लाई दो। तो आर्मी चीफ ने कहा हम अभी कोई काम नहीं करेंगे, हमको टाइम चाहिए। जब डोवाल साहब से पूछा गया, डोवाल साहब भी कहते हैं कि देखो प्रिपेयर करने दो, उसके बाद अटैक करना। तो जनरल सुहाग थे उस टाइम पे आर्मी के चीफ। तो कुछ दिन के बाद म्यांमार के अंदर अटैक किया गया। खैर उसकी डिटेल बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो उस यहाँ पे जो अब काम होगा पाकिस्तान का, मुझे लगता है कि शायद 10-15 दिन वेट करना पड़ेगा। जब देखिए आपने पुलवामा हुआ था तो बालाकोट अटैक करने में शायद 2 हफ्ते लग गए थे, क्योंकि इसके अंदर प्लानिंग की जरूरत है। अब पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक पीएम मोदी का वायदा था 2014 का बलूचिस को, वो पूरा किया जाएगा। वो होगा एक लॉन्ग टर्म एक्शन, यानी कि पाकिस्तान के अंदर पूरी हलचल मच जाएगी। पूरा पाकिस्तान के अंदर अटैक किया जाएगा बलूचिस के द्वारा, और करना भी पड़ेगा हमें, और पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दे पाएगा, और कोई हमको क्वेश्चन नहीं कर पाएगा कि क्यों किया। दूसरा, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान के अंदर, किस तरीके से करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या यहाँ पे नेवी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि पहले जो 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं वहां पे आर्मी इन्वॉल्व थी, और सेकंड के अंदर हमारी एयरफोर्स इन्वॉल्व थी। अब नेवी की बारी है। और दूसरा, बीएलए को पूरा तैयार किया जाएगा। देखिए इंडिया के अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, लेकिन उसको यूज नहीं किया जाता। जैसे बांग्लादेश का जब लिबरेशन था तो रॉ ने मुक्ति बाहिनी तैयार की थी बांग्लादेश की लिबरेशन के लिए, और जब यूएस अपनी बेस बनाना चाहता था श्रीलंका के अंदर, तो इंडिया ने एलटीटी खड़ी कर दी थी, और पूरे तरीके से उनको ट्रेन भी किया था। लेकिन मेरे को लगता है कि जो बलूचिस हैं पूरे ट्रेंड हैं, शायद इनको हमारी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इनको जो सप्लाई लाइन है वो दी जाएगी, और उनके लिए पूरा अरेंजमेंट किया जाएगा। और पाकिस्तान आर्मी से बचाने के लिए वहाँ पे टीटीपी खड़ी है। अगर बलूची, क्योंकि बलूची का इस टाइम पे पूरा अलायंस है टीटीपी के साथ, और इस टाइम पे तालिबान भी बहुत नाराज़ और परेशान है पाकिस्तान से, और सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि कब पाकिस्तान टूटे और हम पाकिस्तान के हिस्से करें। तो बलूची, आप देखिएगा कुछ हफ्ते के बाद बलूचिस्तान के अंदर मेजर एक्शन होंगे पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा प्राइस देना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बहुत भारी गलती कर दी है, स्पेशली जब एक हमारे तीर्थयात्री जा रहे थे और तब उन पे अटैक किया, जब पीएम मोदी 3rd टर्म की यहाँ पे ओथ ले रहे थे। तो डोवाल साहब काम पे लग गए हैं, काम सौंप दिया है, और ये भी कुछ इंडिकेशन मिली है कि उनको एनएसए बनने के बाद रॉ के चीफ, आईबी के चीफ और बाकी भी लोग उनसे मिलने आए, उनको थैंक यू कहने आए, उनको विश करने आए, और उनको साथ साथ ब्रीफिंग दे दी गई है क्या काम करना है, कैसे काम करना है। मुझे लगता है कि आप देखिए पूरी तैयारी कर लीजिएगा। कुछ दिन बचे हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के टूटने का टाइम आ चुका है, और पाकिस्तान टूटेगा, 4 टुकड़ों में टूटेगा पाकिस्तान। बलूचिस्तान होगा अलग। जब बलूचिस्तान के अंदर लड़ाई तेज होगी तो दूसरी तरफ आपके जो टीटीपी है वो भी ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और खैबर पख्तूनख्वा को खींचने की कोशिश करेंगे। और साथ में पीओके तो वैसे ही जल रहा है, और सिंध वाले भी तैयार बैठे हैं। तो पाकिस्तान तो टूटेगा ही, क्योंकि पाकिस्तान की जो कैलकुलेशन है वो हमेशा गलत रहती है। 1965 वार के अंदर पाकिस्तान स्ट्रांग था इंडिया से, उनके पास ज़्यादा मिलिट्री थी, उनकी इकोनॉमी बेटर थी। हम 62 का वार हार के आए थे, और हमारे पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं थे। हमने तब पाकिस्तान को पीटा। 71 के अंदर हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, जो पाकिस्तान ने इमेजिन नहीं किया था। और 99 जब कारगिल वार हुआ था तब भी हमने पाकिस्तान के 3000 से ज़्यादा सोल्जर को मारा था, और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। अब
ये चौथी होगी लड़ाई पाकिस्तान के साथ और इसके अंदर पाकिस्तान का हाल बुरा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हमारी आर्मी का कोई इसमें रोल होगा या ये काम ऑटोमेटिकली किया जाएगा, क्योंकि जो सर आपने इंटेलिजेंस के कारगिल के बारे ऑपरेशन में भी है। कुछ बताया था। आपने कारगिल के हाँ, बारे में भी कुछ बताया था, जो अब डोवाल साहब की उसमें भूमिका थी। देखिए ऐसा था कि जब कारगिल का IC-814 नहीं, कारगिल का नहीं था, जब IC-814 की हाईजैकिंग था। अच्छा, अच्छा, वो वो हाँ, घटना थी। तो वो प्लेन चला गया कँधार में। हुँ, तो अब जान कुछ गलतियाँ की थी गई थी हमारी तरफ से। तो उसके बाद एक टीम को भेजा गया इनको छुड़वाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर 160 लोग थे जो IC-814 हाईजैक हुआ था। तो 3 मेंबर की टीम भेजी गई। एक थे हुँ, अजीत डोभाल, जो उस टाइम पे एडिशनल डायरेक्टर थे आईबी के अंदर, और एक थे सीडी साय, हुँ, जो रॉ के ऑफिसर थे, हुँ। मेरे बॉस भी रहे वो। जी, जी। और तीसरे थे विवेक काटजू, जो एमईए हुँ, से थे, बहुत कैपेबल ऑफिसर जी, थे वो भी। तो जी, 3 आदमियों की टीम बनाई गई और इनको स्पेशल प्लेन से भेजा गया कंधार में। जी, और जब जा रहे थे तो इनको वहाँ पे जब लैंड किया, तो उससे पहले अजीत हाँ, डोभाल ने ये जी, दोनों, क्योंकि अजीत डोभाल टीम के लीडर थे, इनको सैटेलाइट फ़ोन दिए गए थे, ताकि वहाँ से जी। अगर इन्होंने कोई बात करनी है तो फ़ोन को कोई टेप ना कर सके। और हुँ, हुँ, पीए उन्होंने अपने जो दोनों जो ऑफिसर थे उनको कहा कि हम इनको छुड़वा लेंगे, तालिबान को हुँ, समझा देंगे और अपने लोगों को वापस ले आएँगे। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि हमने बहुत भारी गलती कर दी। जब ये प्लेन यूएई के अंदर था, तो हमने अपने डिप्लोमैटिक चैनल्स को यूज़ नहीं किया। क्योंकि देखिए पहले हमारे जो फॉरेन ऑफिसर थे या फॉरेन के मिनिस्टर थे, वो कोई काम नहीं किया करते, सिर्फ शोबाजी जी, होती थी। जी, आज आप देखते हैं ना कि हमारे कहीं भी लोग फँसे होते हैं तो एस जयशंकर वहाँ चले जाते हैं। एस जयशंकर खुद विज़िट करते हैं, मिनिस्टर को भेज देते हैं, पीएम मोदी इंटरवीन करते हैं। जी, जी। जब हमारा पायलट को पाकिस्तान जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब हमारे पायलट्स पकड़े गए थे, पायलट पकड़ा गया था पाकिस्तान हुँ, के अंदर, तो उसको 48 घंटे के अंदर इंडिया वापस ले आया अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज़ करके, पाकिस्तान को धमका करके। और यही काम अजीत डोभाल ने कहा था कि हम अगर मैं इस उस टाइम पे होता तो मैं कभी भी अपने जो लोग हैं, उनको उस प्लेन को वहाँ से उड़ने ना देता यूएई से। जी, और बाद जी, में बात क्लियर भी हो गई कि यूएई हमारे साथ है, सऊदी हमारे साथ है। तो जब ये लैंड किए एयरपोर्ट पे, कंधार एयरपोर्ट पे, तो इन्होंने डोभाल साहब ने कहा भई यहाँ तो पहले ही आपके ऐसे के लोग खड़े हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें इनकी बातें माननी पड़ेंगी। तो ये उस टाइम पे हेल्पलेस थे। लेकिन अजीत डोभाल का जो विज़न था कि हम डिप्लोमैटिक चैनल से अपना प्रेशर डाल सकते हैं, वो इंडिया ने बाद में डाला। जब ये एनएसए बने हैं पीएम मोदी के साथ, तो इन्होंने वही चैनल को यूज़ करके बहुत सी कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर डाल के अपने लोगों को बचाया। जब हुँ, रशिया-यूक्रेन वार हुआ तब भी हम अपने लोगों को लेके आए। जब बाकी हुँ, जगह भी हुआ, जब ईरान के अंदर हमारे कुछ लोग फँस गए थे, उन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया था जो एक बोट में जा रहे थे, तो भी इन्होंने टैंकर में जा रहे थे, तो भी उन्होंने उनको सेव किया। तो बेसिकली क्या है कि इंडिया की पॉलिसी चेंज हुई है पीएम मोदी के आने के बाद और अजीत डोभाल के आने के बाद, और साथ में हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के बाद। तो अजीत डोभाल की बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सा रोल प्ले किया इन्होंने देश की सिक्योरिटी के लिए, और इसीलिए एक असेट है पीएम मोदी के लिए, और पीएम मोदी इनको कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। देखिए आज क्या है कि एक तो पीएम मोदी फॉरेन विजिट किया करते थे, आज पीएम मोदी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो फॉरेन के रिलेशंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमारे एस जयशंकर डील करते हैं, और जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, साथ में फॉरेन रिलेशंस के इश्यू होते हैं, वो अजीत डोभाल करते हैं। और तीनों का एक रोल है। यानी कि फॉरेन मिनिस्टर अजीत डोभाल का एक स्पेशल रोल है कि दोनों मिलके काम करते हैं, और हम किसी भी को भी इम्प्रेस कर पाते हैं आजकल, चाहे यूएस हो, चाहे आपका यूके हो, चाहे कोई और कंट्री के एनएसएस हो, वो अजीत डोभाल से इम्प्रेस्ड हैं। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो एस जयशंकर से इम्प्रेस्ड हैं, क्योंकि इनकी जो ओवरऑल नॉलेज है उसकी वजह से, और पीएम मोदी से तो वैसे ही लोग इम्प्रेस्ड हैं, उनके विजन की वजह से। तो अजीत डोभाल एक एसेट है पीएम मोदी के लिए, और इनके होते हुए पीएम मोदी को चिंता भी नहीं है। और मुझे यही चिंता थी कि अगर अजीत डोभाल नहीं होंगे तो कौन उनको रिप्लेस करेगा? क्योंकि कुछ भी हो, अगर अजीत डोभाल छोड़ना चाहें तो कम से कम इनको 6 महीने का टाइम दिया जाए किसी और एनएसए को ब्रीफ करने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए, और पीएम मोदी को जब भी डोभाल साहब को छुट्टी देनी हो तो एक किसी ऐसे आदमी को दें जिसको डोभाल साहब पसंद करें। हुँ, बिल्कुल, और देखिए उनकी डोभाल सिफ़ारिश साहब का पे जो रखा करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए मेन बात क्या है कि कुछ लोग जैसे इंटरनल अफेयर्स में तो डोभाल साहब डील करते हैं। जब जैसे निजामुद्दीन के अंदर एक इंसिडेंट हुई थी, जब यहाँ हुँ, पे कोविड के टाइम में, तो हुँ, डोभाल साहब खुद गए थे वहाँ पे और वहाँ के हुँ, मुस्लिम से मिले थे। कश्मीर के अंदर खुद विज़िट किए। जैसे मैंने कहा हुँ, कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो बैक फुट में रहते हैं, पीछे रहते हैं। लेकिन डोभाल साहब एग्रेसिवली प्ले करते हैं। और इसको छोड़ कर के जो मेन इश्यू है वो है फॉरेन रिलेशंस। उसके अंदर डोभाल साहब ने जिस तरीके से पीएम मोदी की हेल्प की है, जिस तरीके से पीएम मोदी को प्रमोट किया है, जिस तरीके से पीएम मोदी को ब्रीफ किया है, जिस तरीके से इंडिया की पॉलिसी बनाई है,
पीएम मोदी को असिस्ट करके, उसका मुकाबला कोई मुकाबला नहीं है उसका। और एक मैंने कहा जैसे एसेट है पीएम मोदी के लिए, और पीएम मोदी ना तो इनको छोड़ना चाहेंगे, लेकिन कोई जिंदगी के हमेशा के लिए तो बैठा नहीं है। तो पीएम मोदी को साथ में अजीत डोभाल से पूछ करके ये कहना चाहिए कि किसको आप पसंद करेंगे एज नेक्स्ट एनएसए, और इनकी अप्रूवल पे स्टैंप लगनी चाहिए। अगर पीएम मोदी ने गलती कर दी और गलत एनएसए चुन लिया तो बहुत पछतावा होगा। वही उस तरीके से पछतावा होगा जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने पछतावा किया था ब्रजेश मिश्रा को एनएसए अपॉइंट करके। और अगर आप मनमोहन सिंह की बात करें, उन्होंने एम के नारायणन को बनाया था अपना एनएसए। एनएसए अच्छे आदमी थे एम के नारायणन, लेकिन गेम बहुत खेला करते थे, पॉलिटिक्स बहुत खेलते थे, रॉ को डिस्टर्ब करना चाहते थे। उन्हीं के टाइम में राजीव गांधी की डेथ हुई है। वो उस टाइम पे आईबी के डायरेक्टर थे, उन्हीं के टाइम राजीव गांधी की डेथ हुई, और उनको एनएसए बनाया तो जरूर, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह को हेल्प नहीं की, या मनमोहन सिंह चाहते भी नहीं होंगे कि उनको कोई हेल्प करे। वहां पे उस टाइम पे एजेंडा ही दूसरा था, लेकिन पीएम मोदी काम करना चाहते हैं, और अजीत डोभाल एक असेट है उनके लिए और देश के लिए। और मैं नहीं सोचता कि इनको किसी भी टाइम पे छोड़ने की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा असेस कर पाएंगे अब भी, इस स्टेज पे भी और स्टेज में भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे आपने ब्रजेश मिश्रा की बात की, तो मैंने सुना था, आप ही ने शायद बताया था, उनके सोनिया गांधी से भी कोई लिंक हुआ करते थे, ब्रजेश उनकी मिश्रा। लड़की सोनिया गांधी के साथ थी। देखिए ऐसा है कि ब्रजेश मिश्रा ने बहुत बार धोखा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी को। IC-814 की हाईजैकिंग की डिटेल नहीं दी, इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जब कारगिल का वार हुआ तब भी उनको नहीं बताया कि इसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी का रोल है, जबकि सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन थी रॉ के पास। इवन पार्लियामेंट के अटैक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जबकि वहां पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। और बहुत से और इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से ब्रजेश मिश्रा ने अटल बिहारी वाजपेयी को बार बार धोखा दिया, और वो उनके एनएसए थे और उन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे थे, घर में छुपे हुए थे, घर वाले पे अटैक कर रहे थे। आप सोचिए कि कितना नुकसान किया हो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का, चाहे पार्लियामेंट का अटैक हो, चाहे IC-814 की हाईजैकिंग हो, चाहे रविंदर सिंह का केस हो, और बहुत से केस हैं। कई कई बहुत से केस होंगे जहां पे उन्होंने अटल बिहारी जी, वाजपेयी को धोखा दिया। देखिए तब भी जब अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ थी तो बेसिकली वो डेड हो चुके थे, लेकिन उनका माइंड एक्टिव था। माइंड एक्टिव इसलिए था कि वो बड़े परेशान होंगे कि मेरे को किसने धोखा दिया, मेरे को अपनों ने धोखा दिया। तो एनएसए एक इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे किसी भी इनकेपेबल आदमी को अगर चुन लिया गया, क्योंकि देखिए बहुत सी इश्यूज होते हैं जो पीएम को पता होने चाहिए, और इसलिए मैं कहूंगा कि अजीत डोभाल को पीएम मोदी कंसल्ट करें किसी को अगला एनएसए बनाना हो, 2 साल बाद या 4 साल के बाद। चलिए सर, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट पर हम काफ़ी बातचीत कर सकते हैं, और फिलहाल आपने जो जानकारी दी बड़ी महत्वपूर्ण है। और हम तो ये चाहते हैं कि अजीत डोभाल साहब अभी लंबा काम करें, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और ऐसे मौके पर, जबकि अभी चारों तरफ से खतरा है, पाकिस्तान की तरफ से भी, चाइना की तरफ से भी जो हमले हो रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। इस पर उनकी क्या भूमिका होगी, ये आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए सर। नमस्कार। नमस्कार।